इसमें ये लिखा हुआ है promoter shall identify the number of apartments which will be sold after CC। ये यहीं पर पता लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि नंबर ऑफ अपार्टमेंट सोल्ड आफ्टर सीसी, बताइए रेजिडेंशियल का पता लगाना है या कमर्शियल का पता लगाना है? सिर्फ 399 रुपीज पर मंथ में जीएसटी ऑन रियल स्टेट का मास्टर बने। लगभग 20 घंटे का गहराई से समझने वाला कोर्स है ये। अभी YouTube पर ज्वाइन बटन दबाएं और अपनी जानकारी को अगले स्तर पर ले जाएं। चलिए आज हम लोग रूल 42 और 43 कर रहे हैं रियल एस्टेट का। और जब मैंने इसको पढ़ा तो ये तो इतना आसान है कि ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। अभी दिखलाता हूं आपको ये ट्रांजिशन, ये रूल 42 43। देखिए रूल 42 43, रूल 42 में 6 सब सेक्शन है और 43 में 5 सब सेक्शन। रूल 42 किसके लिए जरा बताएंगे आप? रूल 42 43 में डिफरेंस क्या है? रूल 42 किसके लिए है? इनपुट सर्विसेज, इनपुट और इनपुट सर्विसेज। और 43 कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के लिए। अब कहानी ये है कि जनरली रूल 42 43 में हम लोग सब एक्सपर्ट ही हैं एक तरह से। अगर आप एग्जेंट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों करते हैं, यानी कि आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेंट सप्लाई भी है और टैक्सेबल सप्लाई भी है, और आपके पास कॉमन इनपुट्स हैं, ये कॉमन इनपुट्स आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हैं और टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो ये कहता है ये रूल 42 आप पूरा क्रेडिट ले लीजिए, ऑल अदर आईटीसी में पूरा क्रेडिट ले लीजिए। बाद में रूल 42 अप्लाई करके मंथली बेसिस पे उतना क्रेडिट रिवर्स करते रहिए। किस बेसिस पे? टर्नओवर के बेसिस। अब इसमें चेंज क्या लेके आए ये इन्होंने ये कहा, जब आपके साथ रेट्स ऑफ टैक्स कर रहे थे, तो मुझे बात बताइए, ओरिजिनली जब रूल 42 43 था तो टर्नओवर के बेसिस पे था। रियल एस्टेट में जो अपार्टमेंट बन रहे थे उस पे आईटीसी एलिजिबल था, यस और नो? 1 अप्रैल 2019 से पहले रेट क्या था? 8% था या फिर 12% था आफ्टर 1/3 डिडक्शन। तो क्या रूल 42 43 1 अप्रैल 2019 से पहले अप्लाई हो पा रहा था, यस और नो? हेलो? यस सर। नो सर। रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट में दोनों में यही रेट था ना, और आईटीसी अवेलेबल था, दोनों ही टैक्सेबल सप्लाई थे। एग्जेम्प्ट सप्लाई कब होगा? हेलो, एग्जेम्प्ट सप्लाई कब होगा? आफ्टर सीसी सर। आफ्टर सीसी। तो अगर आफ्टर सीसी एग्जेम्प्ट सप्लाई, मान लीजिए यहां पर सीसी आ गया, तो सीसी के बाद नो सप्लाई लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 इसको हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाई मान रहे थे, यही लिखा हुआ था ना। एक बार निकाल लेते हैं वो भी। यस सर। अब देखिए ये फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जितने भी सप्लाई लिखे हुए, क्योंकि वो नो सप्लाई, इसलिए इसको हम एग्जाम सप्लाई नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट ये देखिए, सॉरी, ये the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said schedule। अब paragraph 5 में क्या है? sale of building whose OC has not been obtained, यानी कि सीसी के बाद अगर आप सेल करेंगे तो उसको हम एग्जाम सप्लाई मानेंगे। ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ, करेक्ट है? हेलो? यस सर। whose occupation certificate has been obtained होगा ना, सप्लाई ऑफ बिल्डिंग आफ्टर सीसी पब्लिक ओसी, ये लिख देता हूं। तो एग्जाम सप्लाई शेड्यूल 3 का नहीं मानेंगे। एक्सेप्शन ये है कि अगर पैराग्राफ 5 में जो लिखा हुआ है उसको हम एग्जाम सप्लाई मानेंगे। अगर ये ऐसा है तब रूल 42 43 अप्लाई होना चाहिए। ये देखिए, हम जब रेट्स ऑफ टैक्स कर रहे थे 1 जुलाई 2017 से 21 अगस्त 2017, हमने इसमें लिखा वेयर द फ्यू अपार्टमेंट्स आर सोल्ड बिफोर कंप्लीशन एंड फ्यू आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इज फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो ये सप्लायर के लिए लिखा अप्लाई रूल 42 एंड 43 फॉर प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्सल एज पर द टर्नओवर। फिर यहां लिखा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कैन नॉट बी अप्लाइड बिफोर कंप्लीशन। अब ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा कि बिफोर कंप्लीशन अप्लाई ही नहीं हो सकता? मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2019 है, यहां सीसी आया, टोटल 100 अपार्टमेंट था, 80 और यहां 20, यहां पर सीसी मतलब कंप्लीशन 100% कंप्लीट हो गया। रूल 42 अप्लाई हो पाएगा, यस और नो? हेलो? रूल आफ्टर सीसी अप्लाई। आफ्टर सीसी अप्लाई हो पाएगा, यस और नो?
यस यस सर। नहीं हो पाएगा। देखो, कैन नॉट बी अप्लाइड। व्हाई इट कैन नॉट बी अप्लाइड? क्योंकि यहां पर सीसी के बाद 100% अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो कॉमन एक्सपेंसेस, कॉमन आईटीसी तो होगा ही नहीं। हेलो, हम्म। वो तो होता इससे पहले ही। अब वही सर, 80 का तो रिवर्स यहाँ पे करना रहेगा ना जब सीसी आएगा तब। ये 20 जो फ्लैट्स बाकी है उसका सीसी का जो सीसी आया उस दिन रिवर्स करना रहेगा ना। कैसे, कौन से रूल से करोगे? 42 से ही सर। 42 में तो ये कॉन्सेप्ट, 42 तो तभी अप्लाई होगा टर्नओवर के बेसिस पे। वो तो मंथली बेसिस पे होता है ना। हेलो, हाँ, मंथली मंथली बेसिस पे होता है। मंथली बेसिस पे होता है। तो यहां पर रूल 42 में अप्लाई करना चाहूंगा तो मुझे कॉमन आईटीसी तो जीरो होगा यहां पर। हम्म। तो कैसे रिवर्सल होगा? नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अप टू सीसी तो हमने रिवर्स किया ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कितना सीसी के बाद बिकेगा और सीसी के पहले कितना बिकेगा। ठीक बात। एट द टाइम ऑफ सीसी हम लोग ये वर्किंग करते हैं कि भाई सीसी के पहले कितना बिका है और सीसी के बाद में कितना बिकने वाला है, तो उस हिसाब से रेशियो अप्लाई करके एट द टाइम ऑफ सीसी हम रिवर्स करते हैं। आपने किया हुआ है ये? हाँ सर। और जब जब आपने किया था तो हम्म। रूल 42 का कौन सा रूल अप्लाई किया था? वो देखना पड़ेगा सर, लेकिन वो करना तो है, ऐसा मुझे पता है। देखिए, मैं बता, पुराने में रूल पुराने में ही सर, नए में नहीं। है। पुराने में ना, हाँ, पुराने में। वही बता रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ इन एलिजिबल क्रेडिट एट द एंड ऑफ द ईयर। हम्म। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, रियल एस्टेट को छोड़ के। द आईटीसी डिटरमिन्ड अंडर रूल 42 सब रूल 1 शैल बी कैलकुलेटेड फाइनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर। हम्म। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि मैंने किया है, तो जरा देख लेते हैं। मान लीजिए 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, यहां पर सीसी आ गया। हम्म। तो इस पीरियड, फाइनेंशियल ईयर है ना, तो इस पीरियड का कॉमन आईटीसी रिवर्स होगा। हाँ सर। तो कैसे हो जाएगा? हेलो, हाँ सर। समझ रहे हैं? जितेंद्र जी हैं? सर इसमें रिवर्स तो देखना पड़ेगा। जितेंद्र जी बताइए, ये पॉसिबल है या नहीं? सर, बिफोर 1 April 2019 हाँ अगर आईटीसी रिवर्स करनी है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी होगी हाँ। कि वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जिसमें 42-43 हम अप्लाई करते हैं, वो ईयर में सीसी आने के बाद यूनिट्स बिकने चाहिए, और खाली वही ईयर में जो आईटीसी क्लेम की है वही प्रोपोर्शनेट रिवर्स होगी। वही होगा। तो फाइनली रूल 42 सब रूल 2 अगर अप्लाई करते हैं तो इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई होगा। इस हाँ, यहां पर ये टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा, ये एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। तो इसी फाइनेंशियल ईयर का ही रिवर्सल होना चाहिए, अगर होता भी है तो। और यहाँ अगर क्या हुआ, CC के बाद- यहाँ पर क्या हुआ, ये सब खत्म हो गया एक तरह से, क्योंकि रूल में लिखा ही हुआ नहीं है कि ऐसा करना है। कहिए कौन क्या कह रहा है? और वो ईयर में सीसी आने के बाद भी यूनिट बिकने चाहिए, अगर नहीं बिके तो भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं। हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है कि इसमें सीसी हुआ, इसके बाद यूनिट्स बिकने चाहिए तभी होगा। ये भी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे केस में 31 मार्च को ही सीसी आती है, अच्छा, तो वो केस में ये एप्लीकेबल ही नहीं। ठीक बात, ठीक बात। अमित जी, हाँ सर, क्या कहते हैं आप? मुझे डाउट है थोड़ा। ठीक है, तो आप एक बार है ना नेक्स्ट सेशन में एक बार क्लियर कीजिएगा इसको। ठीक है पक्का और सर, study मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ फिर हाँ, आपको बता। ठीक है। अनिमेश, अनिमेश, पुष्पेश जी, कुछ आइडिया? नहीं सर, ठीक है। ओके, राजेश जी, हम लोग सही इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो अगर कोई पुराना नोटिस आता है 18-19, 19-20 का, और कहता है कि रूल 42 अप्लाई नहीं हुआ है, तो होना भी नहीं है, होना भी नहीं। अब 1 अप्रैल 2000, अच्छा ये चीज हमने यहाँ लिख भी दी है, रूल 42 एंड 43 कैन बी अप्लाइड ओनली इफ देयर इज एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। सर, इसमें एक दूसरा भी इंटरप्रिटेशन है। क्या? 17-18 के लिए नहीं, सॉरी, वो 1 April 2019 के लिए। चलो वो बाद में बात करते हैं, ओके ये नए रूल के लिए। Okay, Rule 42 and 43 can be applied only if there is expenses incurred during the relevant tax period, meaning thereby the aforesaid rules can be applied after completion, and that too only if common expenses are incurred after the construction is complete. और वो भी कौन सा रूल अप्लाई होगा? वो भी कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल 40 और फाइनल। चलिए, तो ये चीजें हो गई। अब 1 अप्रैल 2019 में क्या हुआ? 1 अप्रैल 2019 में दे चेंज्ड इट, और उन्होंने कहा कि
टर्नओवर के बेसिस पे नहीं होगा, किसके बेसिस पे होगा? कारपेट एरिया के बेसिस। अब देखिए उन्होंने लिखा क्या क्या, मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले जो रियल एस्टेट के लिए रूल 42 में नए नए प्रोविजंस रूल 42 में ही ऐड किए। तो हमने क्या किया, रूल 42 ये जो यहां लिखा हुआ वो सिर्फ रियल एस्टेट के प्रोविजन यहां लिखे हुए, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं थे वो यहां से हमने डिलीट मार दिए। अब इन्होंने सबसे पहले बात यह की रूल 42 अप्लाई कब होगा, जब एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों हो। हमारे पास एक RREP प्रोजेक्ट, दूसरा RE प्रोजेक्ट है। अब मुझे बताइए कि रूल 42 43 RREP के लिए होगा या REP के लिए होगा? हेलो, RREP रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और REP कमर्शियल, और आरईपी के लिए होगा। REP में होगा। इसमें सिर्फ 8% और 5% का रेट है। इसमें अगर कमर्शियल अप टू 15% भी है तो भी उस पर 5% ही है। यस सर, यस सर, यस सर। अगर कम REP प्रोजेक्ट है तो इसमें 12% कमर्शियल पे, 15% कमर्शियल है, तो इसमें जो रेजिडेंशियल पोर्शन है उस पे 1 या 5 है और कमर्शियल पे 12% है। इस पे आपको ITC नहीं मिलेगा, इस पे ITC मिलेगा। और यहां पर तो इस पे भी ITC नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा पूरा का पूरा ITC रेस्ट्रिक्टेड है, 100 ITC रेस्ट्रिक्टेड है, तो ऑब्वियसली ये कहां से मिलेगा? ठीक बात है ना? यस सर। ये कहां से मिले? यहां पर, इसीलिए रूल 42 43 यहीं पर एप्लीकेबल। अब 1% और 5% जब हम लोग कह रहे हैं 1% और 5% में ITC रिस्ट्रिक्टेड है, यहां पर 1% और 5% में अगर ITC रिस्ट्रिक्टेड है रेट नोटिफिकेशन के कारण, क्या ये जो रिस्ट्रिक्टेड ITC को हम लोग एग्जाम सप्लाई बोल सकते हैं? यस और नो? यस। ये कहां लिखा हुआ है? शेड्यूल नहीं, हाँ, सेक्शन 17। ये ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है 11/2017, 28 जून 2017, उसके पैराग्राफ 4 में लिखा हुआ है कि वेयर ए रेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो हम लोग ये मानेंगे कि एज इफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस इज एन exempt सप्लाई एंड अट्रैक्ट्स प्रोविजंस ऑफ 17(2) एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, यानी कि रूल 42 एंड 40। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब इन्होंने देखिए क्या लिखा। अब इसका मतलब REP प्रोजेक्ट के लिए अगर है REP प्रोजेक्ट, तो एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों होना चाहिए। बताइए एग्जाम सप्लाई कौन सा? एग्जाम सप्लाई 1% और 5%, 5%। टैक्सेबल सप्लाई कौन सा? 12%। 12% वाला। अब कहानी आ गया, ये 1% और 5% एग्जाम सप्लाई, 12% टैक्सेबल सप्लाई। अब ये प्रोजेक्ट मान लीजिए शुरू होता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 के बाद ये लागू होता है, तो ये प्रोजेक्ट शुरू होता है मान लीजिए 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, और यहां पर मान लीजिए CC आ जाता है, यहां CC आ गया। अब बताइए क्या मंथली बेसिस पे ITC का रिवर्सल हो सकता है? मान के चलिए टोटल 100 अपार्टमेंट है, जिसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है 60 और कमर्शियल है 40। कौन सा प्रोजेक्ट हुआ, REP या RREP? REP प्रोजेक्ट है ये। अब मुझे एक बात बताइए, आप मंथली बेसिस पे क्या क्रेडिट रिवर्सल कर सकते हैं? यस सर। बहुत आराम से हो जाएगा, 60-40 के रेशियो में होता रहेगा। हाँ, हर महीने 60-40 का रेशियो लगता रहेगा कॉमन ITC के ऊपर और रिवर्सल होता रहेगा, इतना आसान है। लेकिन इसी वाला कर पाएंगे जो CC के बाद है, वो भी एग्जाम सप्लाई, लेकिन वो कैसे करेंगे वो तो पता ही नहीं है। हेलो, यस सर। कैसे होगा वो सर ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर फीट करना पड़ेगा फिर, कि कितना आपका बाकी है, उसमें रेसिडेंशियल कितना स्क्वायर फीट बाकी है और कॉमर्शियल कितना बाकी है। नहीं अमित जी, यहां पर आपको क्या पता है कि नहीं, यहाँ पे मिलने वाला है, CC के बाद इतना बिकने वाला है? कैन यू एट द टाइम ऑफ CC सर, एट द टाइम ऑफ CC। नहीं, एट द टाइम ऑफ CC तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, एट द टाइम ऑफ CC अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मैं सवाल कर रहा हूं वो बताइए, क्या आपको यहां पता है कि CC यहां मिलने वाला और इसके बाद इतना बिकने वाला है? नहीं, तो पता लगाइए। इसमें ये लिखा हुआ है प्रमोटर शैल आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स विच विल बी सोल्ड आफ्टर CC। ये यहीं पर पता लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि नंबर ऑफ अपार्टमेंट सोल्ड आफ्टर CC, बताइए रेजिडेंशियल का पता लगाना है या कमर्शियल का पता लगाना है? हेलो, नंबर ऑफ रेजिडेंशियल का तो ऐसे ही एग्जाम सप्लाई है पूरा 60 का 60, कमर्शियल ही तो टैक्सेबल सप्लाई है। तो आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो कमर्शियल का करना है। हेलो,
Yes. आपको कमर्शियल का 40 फ्लैट का क्रेडिट तो बार बार मिलता जा रहा है हर महीने, लेकिन आपको किसका नहीं मिल रहा है, किसका नहीं मिलना चाहिए? ये 40 जो सीसी के बाद बिकने वाला है। हेलो, तो ये आपको यहीं पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने पे, जब पहली बार आप मंथली रिवर्सल कर रहे हैं। और मान लीजिए आपने एजम्पशन बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि 5 है, एक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, आप मान लीजिए आइडेंटिफाई कर लिए 5, तो ये 5 को हम एग्जाम सप्लाई मान के यहां ऐड कर देंगे। अब जो हर महीने रिवर्सल होगा वो 65:35 के रेशियो में होगा, यानी कि 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉमन क्रेडिट। हेलो जितेंद्र जी, हाँ सर। ठीक है? नहीं सर, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मतलब 19-20 में हमें कैसे पता चलेगा कि सीसी तक कमर्शियल कितने बिक पाएंगे और कितने अनसोल्ड रहेंगे? 5 हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो नया रूल आया है उसमें जो रिवर्सल करना है वो ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही करना है। अच्छा जितेंद्र जी, 1 मिनट में रोक रहा हूं आपको। देखिए, ये सब जो मैंने कहा है वो मैं लिखा हुआ भी दिखला रहा हूं आप, लेकिन एक बात और बताता हूं, जिस फाइनेंशियल ईयर में सीसी आया है उस फाइनेंशियल ईयर में एक बार दोबारा कैलकुलेट होगा, दोबारा रूल 42 सब रूल 3 फाइनल कैलकुलेशन। इस फाइनल कैलकुलेशन में मान लीजिए आपका ये 5 नहीं था, आपका ये 0 हो गया था, तो ये 0 के बेसिस पे फाइनल कैलकुलेशन हो गया, जितना आपको एक्स्ट्रा रिवर्सल किया है वो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। करेक्ट है? अब मैं एक बार एक्सेल शीट दिखलाता हूं, फिर मैं रूल पढ़ाऊंगा आपको। टोटल अपार्टमेंट 100, जिसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट 30 है, कमर्शियल 70 है। एरिया पर अपार्टमेंट हमने दोनों का सेम ही रखा 15, टोटल एरिया आ गया 100 इंटू 1500। कॉमन क्रेडिट 4 लाख है, कमर्शियल अपार्टमेंट टू बी बुक्ड सब्सिक्वेंट टू सीसी ऑफ द टैक्स पीरियड वो 10। अब ये इसका मतलब क्या हुआ ये भी बता देता हूं। मान लीजिए आपको सीसी आया है 20-21 में और यहां आया है, तो आपको इस पीरियड का नहीं देखना, आपको 20-21 के बाद जो बुकिंग हुई है वो लेना है, सब्सिक्वेंट टू द सीसी ऑफ द टैक्स पीरियड। मैं लिखा हुआ सब कुछ दिखलाऊंगा अभी आप। कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट विच इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स ऑब्वियसली 30 इंटू 1500, और कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट टू बी बुक्ड सब्सिक्वेंट टू सीसी ऑफ द टैक्स पीरियड वो हमने 10 कर दिया, तो 10 इंटू 1500, तो टोटल एग्जाम सप्लाई आ जाएगा कारपेट एरिया ऑफ एग्जाम सप्लाई ये 60,000 आ गया। टोटल कारपेट एरिया 100 इंटू 1500। इन एलिजिबल क्रेडिट अब सिंपल है, डिवाइड कर दीजिए इस कॉमन क्रेडिट, तो 4 लाख डिवाइड बाय 1500 इंटू एग्जाम सप्लाई, ये इन एलिजिबल क्रेडिट आ जाएगा, ये एलिजिबल क्रेडिट आ जाएगा। अब जब फाइनल ये सब हुआ, फाइनल कंप्यूटेशन, उसमें आपको सिर्फ 10 की जगह 8 ही नजर आया, तो इन एलिजिबल क्रेडिट कितना आया 152। आपने एक्स्ट्रा कितना रिवर्सल कर दिया था 160, तो 8000 आप रीअवेल कर सकते, रीअवेल। अब मैं क्या करता हूं, मैं रूल दिखला देता हूं आपको जो जो हमने कहा है। रूल 42 सब रूल 1, ये पूरा रूल 42 सब रूल 1 अगर आप देखेंगे तो इसके जो ए बी सी, ये पहला पैराग्राफ में तो एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई के बारे में कहा है, फिर ए बी सी डी, ये T1 T2 ये सब जो है, ये अंत में जाके ये कॉमन क्रेडिट निकाल लेगा। अच्छा मैं एक एक करके बताता जाता हूं बाई चांस। ये पहला पैराग्राफ एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई, फिर ये कहता है ये कि सारा टोटल क्रेडिट जितना भी है, चाहे ब्लॉक क्रेडिट हो, सारा का सारा जो ऑल अदर आईटीसी में डालते हैं, जो 2B में जितना आ गया वो सारा यहां डाल, टोटल आईटीसी किसका, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का नहीं। इसके बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए वो क्रेडिट विच इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस अदर देन बिजनेस, यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए वो T1 आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, T-T1, हम लोग को कॉमन क्रेडिट तक पहुंचना याद रखिएगा। फिर ये कहता है कि वो क्रेडिट आइडेंटिफाई कीजिए जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए है, यानी कि 1% और 5% वाले। तो आपने हो सकता है रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इसी के लिए है 1% और 5% वालों के लिए, तो वो आइडेंटिफाई कर। फिर ब्लॉक क्रेडिट यहाँ पे ये हो सकता है हाँ कि जब प्रमोटर ने और लैंड ओनर से जब बात की तो उसने कहा ठीक है मैं 25 फ्लैट तुमको दूंगा 100 में से, जिसमें तुम अपना 5 तुम रखना अपना रहने के लिए, बाकी 20 बेच देना। तो वहां पर भी वो एग्जाम सप्लाई का ही पार्ट बनेगा, लेकिन जो 5 रहने के लिए वो अदर देन बिजनेस। अच्छा, ये हम लोग है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग जो FDR TDR ये सब करेंगे ना,
चलिए ठीक। अब उसमें फिर से रूल 42 में कोशिश करेंगे इसमें आ जाए। फिर अब देखिए, ये आपने ये T1 T2 T3 आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि अदर देन बिजनेस, एग्जाम सप्लाई और ब्लॉक क्रेडिट। तो ये तीनों माइनस कर दिया, ऑल अदर आईटीसी। तो ये C1 आ गया, समझिए कॉमन क्रेडिट आ गया, करेक्ट। फिर ये क्या कहता है कि फिर वो आइडेंटिफाई कीजिए वो जो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए, यानी कि 12% वाला। फिर ये T4 आप यहां भी माइनस कर दीजिए। जब आप C1 में, ये C1 में T4 माइनस नहीं हुआ था, तो T4 भी माइनस हो जाएगा। तो जो बचा हुआ C2, इसको हम इसको हम कॉमन क्रेडिट बोलेंगे C2। इसीलिए हमने लिख दिया C2 इक्वल टू T, यानी कि ऑल अदर आईटीसी, अदर देन बिजनेस आईटीसी, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई, और ये है ब्लॉक क्रेडिट, और ये है एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई। फिर ये कहता है ये C2 को आप E डिवाइडेड बाय F इंटू C2, यानी कि कारपेट एरिया ऑफ एग्जाम सप्लाई, टोटल कारपेट एरिया इंटू कॉमन क्रेडिट। तो जो E लिखा हुआ है, एग्रीगेट कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, प्लस, अब देखिए प्लस, एग्रीगेट कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज नॉट एग्जाम फ्रॉम टैक्स बट आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रमोटर टू बी सोल्ड, फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए बोल रहा है, आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो एग्जाम्पल, टोटल अपार्टमेंट 100, रेजिडेंशियल 50, कमर्शियल 50। Promoter identifies 10 commercial apartment to be sold after CC. In this case, exempt supply यानी कि E equal to 50 plus 10। फिर ये लिखता है कि यहां पर हमने रेफर एक्सप्लेनेशन 1। ये एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है, इन द टैक्स पीरियड इन विच द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टैक्स टेक्स प्लेस, यानी कि 21-22 में मान लो आपको सीसी मिला 31 दिसंबर को, वैल्यू ऑफ ई शैल ऑल्सो इंक्लूड एग्रीगेट एरिया ऑफ अपार्टमेंट्स विच हैव नॉट बीन बुक्ड, यानी कि पूरे 21-22 में जितने भी अपार्टमेंट बुक हुए हैं, मान लीजिए ये 21-22 है, यहां पर आया आपको सीसी, तो यहां बुक हुआ या यहां बुक हुआ, सब कुछ ई में ही जाएगा। Value of E shall also include aggregate carpet area of apartments which have not been booked till the date of issuance of this whichever is earlier. Suppose CC date is 31 December 2024. Any apartment booked in the tax period 24-25 shall be treated as exempt supply even if booked before 31st December 2024. जितेंद्र जी अब बताइए। जितेंद्र जी, हाँ सर। अब कहिए क्या कह रहे थे आप? सर मैं ऐसा कह रहा था कि जो मंथली कैलकुलेट करना है, हाँ, वो केस में हमें यही एज्यूम करना है कि हमारा 100% जो भी यूनिट है वो सीसी से पहले दिख जाएगा और अकॉर्डिंगली 100% आईटीसी एज ए कॉमन आईटीसी लेनी है। कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा लिखा है कहीं पे। अरे अभी मैंने जो पढ़ा है वो फिर क्या था? नहीं, एक्चुअली देखिए, आप एक तो 42(1)(f पढ़िए, हाँ, और हाँ एफ पूरा पढ़िए और नीचे की एक्सप्लेनेशन फिर से एक बार पढ़िए। ठीक है। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर अफेक्टिंग सप्लाई अदर, ठीक है, ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए। फिर ये इसमें लिखता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर्ड बाय दिस of the said act, value of T4 shall be 0 during the construction phase because input and input services will be commonly used for construction of apartment booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever, and those which are not booked by the said date. मतलब ये क्लॉज एफ जो है उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे हम करते हैं कि जो बिल्डर है उसकी इंटेंशन तो सभी फ्लैट या सभी यूनिट सीसी से पहले ही बेच देनी चाहिए, इसलिए उस टाइम पे तो वो टोटल आईटीसी ले लेगा। फिर एट द टाइम ऑफ सीसी जब फाइनल फिगर्स आएगी तो प्रपोर्शनेट रिवर्सल करेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पहले एक बार इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज यानी कि एफ, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर्ड बाय शेड्यूल 2(5)(b) यानी कि सेल ऑफ अपार्टमेंट्स, नहीं ये हमने गलत लिखा है, ये शेड्यूल 2(5)(b) सेल ऑफ, हाँ ठीक है ये ठीक लिखा है, सेल ऑफ अपार्टमेंट, द वैल्यू ऑफ T4 शैल बी 0। T4 क्या हो गया? Exclusively during the construction phase because inputs and inputs will be commonly used for construction of apartment booked on or before the date of issuance of completion certificate. T4 अगर मैं 0 कर देता हूं तो मेरा कॉमन क्रेडिट पूरा हो जाएगा, है ना। कॉमन क्रेडिट में एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई है नहीं, तो इसको हम 0 कर दिया, ठीक है। तो ये कॉमन क्रेडिट 0 हो रहा है जितेंद्र जी, मतलब सभी टैक्सेबल है और सभी आईटीसी ले लेनी। नहीं, ये सिर्फ कॉमन क्रेडिट 0 हो रहा है, दिखाता हूं मैं आपको एक्सेल में।
देखिए मैं आपको बताता हूं, आप अगर T4 जीरो लेते हैं तो कॉमन मान लीजिए T4 के लिए आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है कि कितना एग्जाम सप्लाई है, तो T4 मान लीजिए मैं 3,50,000 लिख लेता हूं, तो उससे कैलकुलेशन में थोड़ी फर्क पड़ रहा है। ये देखिए, ये तो कॉमन क्रेडिट कम हो रहा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप कमर्शियल इसको आप जीरो ही मान लीजिए, आप कहते हैं कि ठीक है मैं जीरो ही मानूंगा, मैं तो ये चाहता हूं कि पूरा का पूरा जीरो और प्रमोटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, कोई बात नहीं है, आप जीरो लेके कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कि अल्टीमेटली जब फाइनल कैलकुलेशन होगा तब तो ये आ ही जाएगा कि और रिवर्सल करना आपको 47,000। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज बिफोर सीसी, जब हमको मालूम नहीं है तो कि जब हमको मालूम नहीं है कि कितने यूनिट बिफोर सीसी बिकेंगे, कितने यूनिट आफ्टर सीसी बिकेंगे, और दूसरा कि कोई भी बिल्डर हो उसकी इंटेंशन तो यही होती है कि सीसी के पहले ही बिक जाए, ठीक तो है, सभी यूनिट हम टैक्सेबल गिनेंगे और सभी आईटीसी क्लेम कर लेंगे, और उसके बाद जब सीसी आएगा तब कैलकुलेशन होगा प्रपोर्शनेट रिवर्सल का। चलिए लॉ ये नहीं है, लॉ ये है कि आप T4 कॉमन क्रेडिट जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई है उसको जीरो ले लीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम सप्लाई नंबर ऑफ अपार्टमेंट की बात आएगी तब आपको ये वाला लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, बट आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रमोटर टू बी सोल्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन और फर्स्ट ऑक्यूपेशन। तो अगर आप इसको जीरो भी मान लेते हैं, बाद में 8 नजर भी आ जाता है, तो क्या इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है क्या? इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट अप टू मार्च नहीं देना सर पड़ेगा। बक्सर बोल रहा हूँ। हाँ बख्शी, हेलो। रूल 3 में जो दिया है, देखो रिवर्सल कैसे करने का है ना, 42(3) पढ़िए सर। नहीं वो तो हम लोग पढ़ेंगे 42(3) में हमें रिवर्सल करना फाइनल कैलकुलेशन में, वो तो ठीक है, लेकिन क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज वी वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई जैसे एडवांस टैक्स। इंटरेस्ट तब तक नहीं देना पड़ेगा अगर मार्च कंप्लीट हुआ और 20 अप्रैल के अंदर अगर आप रिवर्सल कर देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर सितंबर में जाकर अगर रिवर्सल कर रहे हैं, जो लॉ कहता है कि सितंबर या नवंबर तक करिए, तो उसकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। हाँ वही बोले सर उसमें। ओके, तो यहाँ इंटरेस्ट के बारे में है सर आगे ठीक है, एक बार पढ़ते हैं रूल 42 सब रूल। उससे कंसेप्ट क्लियर होगा सर। जितेंद्र सर बराबर बोल रहे भाई। In case of supply of services covered by clause this, the ITC determined under subrule 1 shall be calculated finally for each ongoing project or project which commences on or after 1st April 2019, which did not undergo or did not require transition of ITC consequent to change of rate of tax। यानी कि न्यू प्रोजेक्ट के लिए जो 1 अप्रैल 2019 के बाद शुरू हुआ है। In accordance with this notification for the entire period, शुरू से याद रखिएगा, for the entire period from the commencement of the project or 1st July 2017 whichever is later to the completion of first occupation of project whichever is earlier। तो आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आपका 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और यहां पर आपको सीसी मिला, तो आपने हर महीने तो रिवर्सल करते ही रहे। फिर अब आपको जब फाइनल कैलकुलेशन करना होगा तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर सीसी तक सारा कॉमन क्रेडिट, टोटल कॉमन क्रेडिट हर ईयर का मिला दी, एग्रीगेट कर दी, प्लस एग्जाम सप्लाई 1% और 5%, प्लस प्रमोटर ने जो आइडेंटिफाई किया, मान लीजिए प्रमोटर ने आइडेंटिफाई किया था 0, और कमर्शियल फ्लैट यानी कि टैक्सेबल सप्लाई, ये रेजिडेंशियल फ्लैट, ये कमर्शियल फ्लैट, ये टैक्सेबल सप्लाई जिसपे 12% टैक्स लगा हुआ। तो इसका कारपेट एरिया प्लस अब जो सीसी के बाद बिका वो भी यहां पर आ जाएगा। फिर ये कैलकुलेशन होगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ, कब कैलकुलेशन करना है? सितंबर। ये वाला चेंज नहीं किया गया, इसको नवंबर नहीं किया इन्होंने क्या? ये भूल गए। हाँ सितंबर ही दिख रहा है सर उसमें, बुक में वही है। हाँ भूल गए। फिर देखिए ई क्या कहता है, एग्रीगेट कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartment construction of which is not exempt from tax but which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project whichever is earlier। यहां पर आपको एग्जैक्ट लेना है, वो टैक्स पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर एक्चुअल लेना है। तो मैं ये कह रहा था पहले आपने 0 ले लिया फिर एक्चुअल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
aggregate carpet area of the apartments in the project, and where the aggregate of the amounts calculated finally in respect of D1, D2 exceeds this, the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in this for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment. ये कहां से शुरू हो रहा है इंटरेस्ट का पीरियड? Shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified for the period starting from first day of April of the succeeding financial year till the date of payment. अप्रैल 1 से लेकर के जो फाइनल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में मैं फाइनल कैलकुलेशन कर रहा हूं, यानी कि मान लीजिए 21-22 में फाइनल कैलकुलेशन कर रहा हूं, 22-23 ये रहा, तो मैं यहां पर 30 सितंबर से पहले इसका मैं फाइनल कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक बात है? हाँ, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यानी ये अप्रैल से लागू कर रहे हैं यहां से। हाँ, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी ये है, जब आपने ही राइट मुझे दिया है कि आप फाइनल कैलकुलेशन इस समय आप करेंगे, अगर आपका बनता है तो जमा करेंगे, तो मिलता है तो ले लेंगे, तो फिर जब वो 20 तारीख तक हमको रिटर्न या 30 सितंबर तक जब हमको समय आप दे रहे हैं, तो ब्याज क्यों ले रहे हैं? ये तो आपकी कमी है। मैं मार्च का कैसे कैलकुलेट कर लूंगा? मार्च के अंदर पूरे साल का मार्च में कैसे कैलकुलेट कर लूंगा? रिटर्न तो मैं करूंगा 20 को, 14 से पहले आप जाने नहीं दोगे, तो भी 2A में कुछ आएगा नहीं। ठीक बात है। तो ये लाइन जो है वो बहुत डिस्प्यूटेड है। हाँ, इसको सितंबर के बाद से करना चाहिए। हाँ, ये लाइन बहुत डिस्प्यूटेड है, क्योंकि लॉ मुझे परमिट किया है 16/4 लागू नहीं होगा और आप ये जाएं वो जाएं, वहां जाके कैलकुलेशन करें, आप रिवर्सल करें। जब कानून मुझे कह रहा है तो आप फिर ब्याज कैसे ले रहे हैं? जितेंद्र जी, हाँ सर, क्या लग रहा है अब आपको? हाँ मतलब ये इंटरेस्ट वाला तो बराबर बोला राजेश जी, ये इश्यू है। और ये अपार्टमेंट वाला? सिकंदर जी, वो भी बिल्कुल सही है, केवल आप एक बार और फिर से कैलकुलेशन करें, चूंकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज में हम लोग नहीं हैं, लेकिन लॉ यही है। नहीं, लॉ तो बराबर ही है ना। हाँ, लेकिन एक बार आप उसको फिर से कैलकुलेट करके देखिए, क्या उससे कोई रीअवेल और रिवर्सल पे कोई असर होता है या नहीं? नहीं, रीअवेल का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है इसमें, क्योंकि हमें रिवर्स करनी ही नहीं टिल सीसी, क्योंकि कोई भी बिल्डर अगर यहाँ पे लिखा है इंटेंडेड वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, तो कोई भी बिल्डर हो या कोई भी डेवलपर हो, वो ऐसा क्यों इंटेंड करेगा कि उसके कुछ यूनिट सीसी के बाद बिकेंगे? नहीं, वही कह रहा हूँ जितेंद्र जी कि अगर वो जी करता है तो वो 0 कर ले, लेकिन बाद में बाई चांस रह जाता है तो वो यहाँ पर मान लीजिए एक फ्लैट रह गया, तो उस एक फ्लैट का उसको एक्स्ट्रा रिवर्सल करना पड़ेगा और 6-7 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यही तो? वो तो ऑफकोर्स वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं, मगर मेरा कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज बिफोर सीसी वो क्यों रिवर्स करेगा? जितेंद्र जी, देखिए क्या होता है, जो फर्स्ट डे जब हम कोई बुकिंग अमाउंट हम लेते हैं, हाँ, कि ये फ्लैट इतने का है, तो उसी वैल्यू से वो प्रमोटर का टीडीआर निकाल लेते हैं कितना बनेगा, जो हम उसको फ्लैट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, वो भी तो एज्यूम बेसिस पे ही है। हाँ, वो भी तो एज्यूम बेसिस पे ही वहां चल रहा है। बाद में आपको ज्यादा में अगर बेच रहे हैं तो ज्यादा का आपको वो होता है, लेकिन जो टीडीआर की वैल्यू तो वही ले लेते हैं उसी बेस पे। टीडीआर की वैल्यू तो वहीं से ही लेनी है, ऐसा लॉजिक। हाँ, तो फिर बाद में फ्लैट उससे महंगे बिकते हैं। हाँ, ऑफकोर्स महंगे, क्योंकि हो सकता है उससे सस्ते भी बिकते हो। हाँ, वो हो सकता है एक्सेप्शनल केस। कहीं ना कहीं एज्यूमिंग तो रखनी पड़ती, तो एक बार आप कैलकुलेशन देखिए। राजेश जी, अगर एज्यूम करना ही है तो मैं 0 एज्यूम क्यों ना करूं? नहीं, कर लीजिए, सर ने मना कर एज्यूम कर सकते हैं, वो तो कह रहे हैं 0 कर लीजिए, कहाँ मना कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो आज तक एक भी केस ऐसा नहीं देखा कि सपोज कमर्शियल के केस में कि आईटीसी ड्यूरिंग द फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन किसी ने रिवर्स की, और दूसरा सभी आईटीसी जो है वो कॉमन है। नहीं, इसलिए है जैसे मान लीजिए कि मेरी बिल्डिंग है, वो मैंने खुद ही अपने लिए एक रख ली, तो एज्यूम है कि मैंने अपने लिए एक रखूंगा, तो वही रिवर्सल आ गई, फर्स्ट डे ही आ गई वो। वो अलग बात, मैं बिल्डर की बात कर रहा हूँ। जितेंद्र जी, एक बार अमित जी से सुनिए। जितेंद्र जी, प्रैक्टिकली आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सारा आईटीसी कॉमन आईटीसी 2-4 ब्लॉक क्रेडिट होगा तो होगा, और ये हमेशा 0 ही करता होगा। हाँ, ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली यही होता है, करेक्ट, यही होता है। हाँ अमित जी, क्या कह रहे हैं? सर, मैं ये बोल रहा था कि जो नॉन ऑफोर्डेबल प्रोजेक्ट रहता है
वहाँ पे कमर्शियल का एरिया ज्यादा है और जो अफोर्डेबल फ्लैट्स है वो भी कम है, मतलब वो 1% में है, कमर्शियल 12% में है, ये बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में जो आईटीसी मिल रही है वो भी प्रोपोर्शनेट होती है, और अगर वो 31st को बैलेंस हो गया, नहीं बिका या ओसी आने तक नहीं है, तो सारा आईटीसी ऑन द रेशियो ऑफ वो कमर्शियल रिवर्स करना पड़ता है। आप लेट ज्वाइन किया क्या अमित जी? बहुत लेट, अभी जस्ट किया सर। आप बताइए। नींद ले रहे थे, मजा हैं? नींद का मजा ले रहे थे झूले में। सर मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये अब था डिस्कस कि करते जब लैंड ओनर के साथ जब हम डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं हैं। तो ये फिक्स हो गया कि 50-50 हो गया, हम 50% एरिया आपको देंगे, 50% हमारा रहेगा, ठीक है। जो टीडीआर का वैल्यू रहेगा उसके ऊपर तो प्रमोटर टैक्स भरेगा, जो कैलकुलेशन होगा। लेकिन जो पोर्शन लैंड ओनर को फ्लैट वो दे रहा है जो एरिया, उसके ऊपर जीएसटी का लायबिलिटी कौन भरेगा? लैंड ओनर से वो वसूल करेगा, भरेगा, या वो एग्जम्प्टेड में आएगा रेसिडेंशियल के केस में? टीडीआर जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा बहुत ही याद है, तो उस पे करेक्ट आंसर दे नहीं पाऊंगा। तो लेट अस रीड इट, टीडीआर भी पढ़ लेते हैं फिर बात करते। और किसी का कोई ओपिनियन? चलिए फिर नेक्स्ट सेशन। ओपिनियन यही है कि अपनी क्लास बहुत अच्छी है। हाँ, ये है। प्राइमा फेसी बस आई एम ऑल्सो सर। ये ओपिनियन है। ये तो ये हर आदमी सेटिस्फाइड हो रहा है। अब ये क्वेश्चन रह गया, जितेंद्र जी कल सेटिस्फाइड हो जाए। नहीं, सेटिस्फाइड तो हुई ही राजेश जी। हाँ हाँ ठीक है। एक जैसे एक डाउट रेज हुआ ना, तो उसका भी आंसर हमको मिलना चाहिए। यस। हाँ बस ये मतलब। अनिमेश, सही बात। अनिमेश ये आगे सर क्या था क्वेश्चन क्या था सर, क्या डाउट था? अब आप लेट आए, क्या करेंगे जान के? हाँ होता है। क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा ना। अनिमेश सो रहा है। अनिमेश सो रहा है। अमित जी टाइम पे आइए। अब आडिट तक ऐसे ही चलेंगे ये 2-4 लोग। आडिट तक 2-4 लोग ऐसे ही नहीं चलेंगे। आऊंगा सर सितंबर में। आप समझिए, जब तक वो 31 जुलाई इनकम टैक्स का रिटर्न था, हाँ प्रेशर में सारे आ रहे थे। जैसे ही वो प्रेशर हटा हाँ सर। तो आलसपन आ गया। तो इसीलिए जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा अच्छा, सब काम होता है। ये तो सही बात है सर, होता है उस टाइम, और जैसे डेट खत्म होता है तो नहीं, उस वक्त प्रेशर में कितना माइंड फास्ट काम करता है, आप सोचिए। जो चीज 2 मिनट में समझ में आनी थी, वो 1-1 सेकंड में समझ में आने लगती। आपका जो डिसिप्लिन है, टाइम पीरियड है, आपको आधे घंटे में ये काम करना, 1 घंटे में ये काम करना, पूरा आपका दिमाग चलता रहता है, लिख भी लेते हैं ये सारी चीज और काम करते रहते हैं। लेकिन जब काम ही ना हो, तो एक कहावत है, अगर आपको किसी से काम करवाना है तो उस आदमी को चुनिए जो बहुत ज्यादा बिजी है। जो खाली है वो काम करके ही नहीं देगा। चलिए कल मिलते हैं। ये बात सही है सर। ठीक से अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, अपना वाला वो कल डिस्कस करते थे। मैं आज कॉल करूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर।